नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो स्वदेश एजेंडा। और स्वदेश एजेंडा में आज हम बात करेंगे वीबी जी राम जी पर। पूरे देश में वीबी जी राम जी योजना लागू हो गई है, जिसके तहत औसत मजदूरी 298 रुपए 8 पैसे से बढ़ाकर अब 327 रुपए 4 पैसे प्रतिदिन हो गई है। सरकार ने 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी दर तय की है, यानी कि हर दिन औसतन 28 रुपए 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और अब 100 की जगह 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर एक दिन भी बिना काम के ना रहे। उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अब ऐसे में करोड़ों मजदूरों के लिए वीबी जी राम जी योजना और मजदूरी में हुई बढ़ोतरी आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होगी, इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पूरे देश में वीबी जी राम जी योजना यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन लागू हो गई। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जमीन पर उतरते ही सालों से चली आ रही मनरेगा व्यवस्था से ये योजना काफी बेहतर नजर आ रही है। इसके तहत न केवल मजदूरों के हाथों में आने वाली रोज की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है, बल्कि साल भर में मिलने वाले कामों के दिनों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आइए देखते हैं योजना के माध्यम से मजदूरों को क्या क्या फायदा मिलेगा। ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाली औसतन दैनिक मजदूरी में करीब 10% से ज्यादा का इजाफा किया गया है। जहां पहले मनरेगा के तहत मजदूरों को देश भर में औसतन 298.8 रुपए प्रतिदिन मिलते थे, वहीं अब जी राम जी योजना के तहत ये राशि बढ़कर 327.4 रुपए प्रतिदिन है। यानी मजदूरों को अब हर दिन के काम के बदले औसतन 28.6 रुपए ज्यादा ही मिलेंगे। देश के सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस नई दर को लागू कर दिया गया है। इस नई योजना की सबसे बड़ी ताकत इसका कानूनी दायरा है। नए कानून के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सरकार ने देश भर के लिए 300 रुपए प्रतिदिन की एक न्यूनतम मजदूरी सीमा तय कर दी है। यानी देश के किसी भी कोने में अब किसी भी मजदूर को 300 रुपए से कम की मजदूरी नहीं दी जा सकती है। देश के 21 राज्यों में मजदूरों को नई न्यूनतम सीमा यानी 300 रुपए तक पहुंचा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी की पुरानी दरों में 15 से 25% तक का बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। वहीं पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे बम्पर बढ़ोतरी हुई है, जहां मजदूरी दरें लगभग 24.5% तक बढ़ गई हैं। इस बदलाव से इन राज्यों के पिछड़े ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। जिन राज्यों में पहले ही मजदूरी दर अधिक थी, वहां भी इस योजना के तहत बढ़ोतरी जारी रखी गई है। अब नई दरों के बाद हरियाणा में मजदूरों को 409, गोवा में 406, केरल में 401 और सिक्किम के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा 450 रुपए प्रतिदिन की कमाई होगी। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए की भारी भरकम अंतरिम राशि भी जारी कर दी है। अब एक और सरकार ने वीबी जी राम जी योजना को मजदूरों के लिए बड़ी सौगात बताया है, तो वहीं विपक्षी दलों ने इस नई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे मांग आधारित रोजगार व्यवस्था और राज्यों तथा पंचायतों की भूमिका प्रभावित हो सकती है। और मुझे कहते हुए खुशी है, विकसित भारत जी राम जी योजना में मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था। विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा। और 5 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना में 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होंगे। मतलब 5 साल में हर पंचायत को 2 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलेंगे। आज से विकसित भारत जी राम जी चालू हुआ है। काल इनॉग्रेशन होगा, तिरुपति से करेगा। हमारी पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 56 लाख गांव में रहने वाला आदमी, वो इसके दौरान 125 दिन का काम मिलेगा। जी राम जी बिल से ये समझ लीजिए कि जो मजदूर लोग हैं उनका लाभ है।
उनका फायदा है, और ये बात जानबूझ करके विपक्ष विरोध खाली करता है। आप देखिएगा कुछ दिन के बाद नाम तक नहीं लेंगे सब। आप देखिए, पहले सिर्फ रोजगार से संबंधित वो योजना हुआ करती थी, अब ये योजना है, इसमें आजीविका भी संबद्ध है। आजीविका के लिए भी काम कर सकते हैं आप एसएचजीज के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए शेड का निर्माण कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज निर्माण कर सकते हैं, दूसरे स्टोरेज के प्रोसेस आपको प्रक्रिया करनी वो भी आप कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रसंस्करण के केंद्र बना सकते हैं, आप एसएचजीज के लिए मतलब प्रशिक्षण करा सकते हैं। सारी संभावनाएं इसके साथ। बिल्कुल, देखिए होना तो चाहिए जो मिनिमम वेजेस है, और कायदे से चूँकि मजदूर जो काम करता है, दिन रात काम करता है, और उसको अगर उसको मजदूरी भी नहीं मिलेगी, वो अपने बाल बच्चों का परवरिश भी नहीं कर पाएगा, तो कौन करेगा मनरेगा। तो फिर इसीलिए तो लोग भागते हैं। माइग्रेशन जो होता है उसका वन ऑफ द रीज़न ये है, उसका कारण ये है कि लोगों को सही मुआवजा, सही जो मेहनताना है वो नहीं मिलता है। 1 लाख मनरेगा मजदूरों से प्रस्ताव पास कराया है, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने नेता राहुल गांधी जी को सौंपेंगे कि मजदूर चाहता है कि मनरेगा ही रहना चाहिए। बीबी राम जी एक धूर्त कार्यक्रम है और मजदूरों के हित में नहीं है। ये बीजेपी अपने फायदे के लिए लाई है। बहरहाल मनरेगा और वीबी जी राम जी योजना के प्रमुख अंतर को समझें तो मनरेगा में ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी थी, जबकि वीबी जी राम जी इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। वित्तीय भागीदारी के लिहाज से मनरेगा में सामग्री और प्रशासनिक लागत का मुख्य बोझ केंद्र पर था। वीबी जी राम जी में 60-40 का रेशियो यानी केंद्र और राज्य की वित्तीय साझेदारी का नया ढांचा लागू किया गया है। मनरेगा एक राहत केंद्रित सुरक्षा योजना थी, वहाँ वीबी जी राम जी को संपत्ति केंद्रित और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नई योजना में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी और योजनाओं की पारदर्शी निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया है, जिसके जरिए करोड़ों मजदूरों के भविष्य को संवारने का जिम्मा अब सरकार का है। ऐसे में नई व्यवस्था और विपक्ष के वार के बीच सरकार कैसे इसे धरातल पर उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो आज से देश भर के मजदूरों को एक नई योजना का लाभ मिलेगा। नाम है वीबी जी राम जी योजना, और इसका विरोध विपक्ष के नेता तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार, तमाम राज्यों की सरकार इसकी गारंटी का बखान कर रही है। बता रहे हैं कि इस योजना से क्या क्या लाभ मिलेगा। दिन बढ़ा दिए गए, रोजगार की गारंटी बढ़ा दी गई, रोजगार मजदूरी की दर बढ़ा दी गई, यानी कि अब मजदूरों को पहले से ज्यादा दिन की वो रोजगार की गारंटी भी मिलेगी और पैसा भी, यानी कि दिहाड़ी भी ज्यादा मिलेगी। इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, लेकिन ये वीबी जी राम जी योजना कितनी कारगर साबित होगी, तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे समझते हैं। जल्दी से पहले परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ नेता कुशल कंवर है। कुशल जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पवन डोगरे जी हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लोकेश भारती। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। सरपंच हमारे साथ हैं माया विश्वकर्मा। माया जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं सुमन भटनागर जी। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे ही करते हैं। सर, ये जो मनरेगा के बाद वीबी जी राम जी योजना सरकार लेकर आई है, इस योजना को लागू करने में सरकार को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन ये योजना आई, बहुत सारे दावे और वादे किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कि दिन बढ़ा दिए गए, रोजगार की दर को बढ़ा दिया गया है, गारंटी को बढ़ा दिया गया है। ये नई योजना जो आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? पुरानी योजना मनरेगा से बेहतर है या फिर मनरेगा बेहतर थी?
देवेंद्र विगत 20 वर्षों से मनरेगा योजना चल रही थी और उसमें लगातार सुधार हुए और बहुत अच्छी स्थिति में आ चुकी थी वो। और अब बीबी राम जी योजना में पहली बात तो जैसे 125 दिन का रोजगार की बात है। अभी तो पैनलिस्ट जितने हैं मैं समझता हूं उनको सबको पता होगा, हम 100 दिन का रोजगार भी पहले नहीं दे पाए। अब 125 दिन बढ़ा तो दिए हैं, लेकिन कैसे देंगे? अब ये शासन के पास सरकार ने योजना लागू की है तो कुछ ना कुछ उनके पास फ्रेमवर्क होगा कि वो किस प्रकार उसको 25 दिन और दे पाएंगे। जब हम 100 दिन ही अचीव नहीं कर पाए पहले, वो भी बहुत मुश्किल से हो पाए थे, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट कराने की टीम में शामिल हैं। अब 125 दिन का कैसे करा पाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है पहली बात। तो उसका एक और तरीका हो सकता है कि सरकार उसकी योजना का विस्तार करेगी, मतलब कामों को उन्होंने नया जोड़ दिए हैं, उसमें कई काम और जोड़ दिए हैं। लगभग वो काम उसी प्रकृति के हैं जो पहले थे। अब उसमें जो नए काम जोड़े हैं उसमें कैसे और आउटपुट निकाले जाएंगे। और योजना तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर तैयार होगी, पहले भी ग्रामीण स्तर पर तैयार होती थी। चाहे कोई भी काम हो ग्रामीण स्तर पर तैयार होके मतलब ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही, चाहे वो कितना ही बड़ा काम हो, तभी जाके होता था। अब ये सरकार खुद बताए, हमारे पास सरकार के यहाँ प्रतिनिधि भी हैं, वो बताएं कि किस प्रकार से वो करेंगे। अभी तक तो हम लोगों के जो कर्मचारी होने के नाते हम लोगों को तो ये अभी तक कोई समझ में नहीं आया किस प्रकार से ये योजना को आगे बढ़ाएंगे। तो देवेंद्र जी आपकी बात से ये समझे कि अभी भी संशय बना हुआ है। एक बात और, चूंकि इसमें राज्य को 10 से 40% वहन करना है खर्चा, वो 10% के लिए ही राज्य सरकार बहुत मुश्किल से 10% अरेंज कर पाती थी। 40% कहाँ से करेगी, ये भी प्रतिनिधि बताने का कष्ट करे तो हमें समझ में आया। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है देवेंद्र जी, आऊंगा मैं आपके पास वापस से। आर्थिक मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर लोकेश। लोकेश जी सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है लोकेश जी, आपने देवेंद्र जी को सुना, उनकी बातों से लोकेश जी संशय महसूस हो रहा है कि अभी भी असमंजस की स्थिति है कि कहां 100 दिन का तो रोजगार दे नहीं पा रहे थे, 125 की बात की जा रही है, कहां पहले भुगतान हो नहीं पा रहा था सही तरीके से और अभी भुगतान की दर को बढ़ा दिया गया है। तो असमंजस की स्थिति अभी भी है। आर्थिक मामलों के जानकार के तौर पर हम आपसे समझना चाहते हैं कि मुख्य लक्ष्य जो सरकार का है वो विकसित भारत 2047 तक का है कि 2047 तक भारत को किस तरीके से विकसित बनाया जाए, और इसकी शुरुआत ग्रामीणों से है। और ग्रामीण इलाके से अगर करना है तो ये वीबी जी राम जी योजना को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योजना कारगर साबित होगी? सर बिल्कुल, प्रश्न में ही जवाब है। जैसे कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत हमें बनाना है। मुख्य रूप से जो मनरेगा का उद्देश्य था, अगर हम लोग इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को समझें, तो वो लाई ही इसलिए गई थी ताकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत कर सके। दरअसल हुआ क्या था कि 2003 में अगर हम लोग देखें तो एक एक्ट है जो सभी लोगों ने सुना होगा, FRBM एक्ट आया था। तो FRBM एक्ट मुख्य रूप से इसलिए लाया गया था क्योंकि सरकार के घाटे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, खासतौर पर जो फिस्कल डेफिसिट है, जिसको हिंदी में हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं, तो बढ़ रहा था। तो उसके लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको FRBM एक्ट कहते हैं, वो लाया गया था। और उसको लागू करने के बाद में बड़े लेवल पे इंडिया में आप देखेंगे तो जो फिस्कल डेफिसिट है, मैं ये नहीं कहूंगा कम हुआ, कंट्रोल हो गया। मध्य प्रदेश में 2005 में लागू हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या सर कि जो अर्बनाइज्ड एरिया है वहां पर बहुत तेजी से प्रति व्यक्ति आया, या आप कह सकते हो कि जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स में बढ़े, ग्रामीण क्षेत्र पीछे पिछड़ गया था। तो उस टाइम पर जो यूपीए गवर्नमेंट थी, तो यूपीए गवर्नमेंट ने नरेगा एक एक्ट है जिसको लाया 2005 में और 2006 में लागू किया गया। और बाद में सरकार की मंशा ऐसी हुई कि शुरुआत में जो मुख्य रूप से बात की गई थी वो गांधी जी के द्वारा की गई थी, गांधीयन स्ट्रैटेजी में हम लोग कहते हैं, जिसमें गांधी जी ने समझाया था कि भारत बनाम इंडिया की लड़ाई है ये, जहाँ पे आप और हम दोनों जानते हैं कि जैसे हम लोग आज भोपाल में, तो भोपाल तो आगे बढ़ रहा है लेकिन उसके जो ग्रामीण क्षेत्र पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। तो हमें उस भारत को आगे बढ़ाना है, ठीक है। भारत हमारी आत्मा है और इंडिया जो है वो उसका शरीर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शरीर सुंदर हो भी जाए तो उसका कुछ नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ा हो जाएगा। अगर उसकी आत्मा सुंदर है तो वो हमेशा सुंदर रहेगा। तो उस तर्ज पे ही जो है इस योजना को लाया गया था। 2009 में इसको मनरेगा किया गया, फिर 100 दिन का रोजगार। निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि खासतौर पर पेमेंट को लेके बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ये योजना हमेशा न्यूज में बनी रही है। मैंने जो पिछली कई रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसमें तो ये भी था कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन लोगों को भी रोजगार मिला है। मतलब
जो अपने लेवल पे निचले लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं तो रामूलाल, बाबूलाल, काकूलाल इस तरह से नाम जो है जोड़ दिए जाते थे और उनके नाम पे सरकार पैसा जो भी एक निकाला बहुत जा बड़ा रहा है। पैसा इसमें इन्वेस्ट करती थी तो उन लोगों को भी मिल जाता था। तो जी बिल्कुल बिल्कुल पैसा भी निकाला जा रहा है। आप कह सकते हो कि एक तरीके का आप कह सकते हो कि मिसयूज था फंड का। तो मैं यहाँ पर ही बताना चाहूंगा सरकार की इस बार जो मंशा है वो ये है कि आजीविका को भी बढ़ाया जाए। अगर आप वीबीजी राम जी का आखिरी में जब फुल फॉर्म देखेंगे तो आजीविका मिशन है विकसित भारत के लिए और मुख्य रूप से ब्रैकेट में लिखा है ग्रामीण। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी थोड़ा सा इस पे लाइट डालना चाहूंगा। एक लॉ है, देखिए लॉ के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कैसे? एक लॉ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट है साधारण भाषा में कि जो समृद्धि है उससे विकास होता है। तो हमें सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि समृद्धि से विकास के समय पहले तो विकास होना चाहिए। नहीं, अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, है ना, कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, जीवन निर्वाह के स्तर होना चाहिए अच्छे, उसके बाद में आपके क्या कहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी होना चाहिए, इन सबके लिए पैसा लगता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, बहुत लिमिटेड चीजें ही अवेलेबल होती है और लोगों की जो परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो केन्स ने एक बार सजेस्ट किया था कि जब आप इस प्रकार के दौर में तो आप क्या करें, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दें। और मुझे बहुत गर्व के साथ इस बात को कहने में कोई मंशा नहीं आपके मन से कि जब ये योजना लागू की गई तो केवल इंडिया की नहीं, ये दुनिया की पहली ऐसी स्कीम थी जो रोजगार की गारंटी देती थी। दुनिया में कहीं पे ऐसी स्कीम नहीं थी, तो भारत ने इसका इनिशिएटिव किया और उसी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग बीच में टोक रहा हूं, रोजगार दिया लेकिन गया, रोजगार की गारंटी दी गई। इसमें एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि जो मनरेगा योजना चल रही थी उसमें 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था। 100 दिन का ही रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा था, कई बार लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा था, कई बार भुगतान अटक जा रहा था, कई बार धांधली की खबरें भी सामने आ रही थी। अभी सरकार ने क्या किया है, डीबीटी के माध्यम से सीधा भुगतान होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, और रोजगार की गारंटी को बढ़ा दिया गया है, दिनों को बढ़ा दिया गया है, रोजगार प्रतिदिन भुगतान को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा प्रावधान यह भी किया गया है कि अगर भुगतान में देरी होती या तो आपको 15 दिन हफ्ते भर में भुगतान करना होगा, और या नहीं करते हैं आप तो प्रतिदिन के हिसाब से 0.05% दर के हिसाब से भुगतान करना होगा और अधिकारी भी जवाबदेही होंगे। आपको लगता है कि मनरेगा से बेटर है जी राम जी योजना? देखिए, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैं पैनलिस्ट को इसलिए सुन पाया क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। दूसरी चीज की इसलिए मैं उनको सुन नहीं पाया। दूसरी चीज की पॉलिसी में आपने बताया कि जो 100 दिन का रोजगार था उसमें मिल नहीं पाता तो 125 दिन का कैसे मिलेगा। मैं इसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखूंगा कारण बाबत कि दरअसल होता क्या है कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो आइडियलिस्टिक स्कीम है, उसमें कोई लूप होल सी नहीं है ना। हम लोगों का काम ही यही है कि हम लोग जब योजना बनाते हैं तो उसमें जो कमियां हैं उसको साल दर साल क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। नंबर एक चीज। दूसरा कि अगर 100 दिन का नहीं मिल पा रहा है तो मैं उदाहरण के लिए ऐसा समझ लेता हूँ या आपकी जनता को समझाने के लिए समझ लेता हूँ कि 70 दिन का मिल रहा होगा या 50 दिन का, वर्स्ट कंडीशन में 50 दिन का मिल रहा होगा। 100 में से अगर 50 दिन का मिल रहा है, 50 दिन का नहीं मिल रहा, जब आप 125 का आधा करेंगे, ठीक है, तो 6 दूनी 12 होता है, तो कहीं ना कहीं 50% ज्यादा होगा। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूं कि क्या होता है, मैनेजमेंट का एक रूल होता है कि आपको आपकी लिमिट्स को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। ठीक है, कि पहले आपसे पूछा गया कितना स्कोर करेंगे आप, तो आपने बोला 50 करेंगे, पता लगा आपने 60 कर दिया, ठीक है, तो अगली बार आप बोलेंगे अरे यार मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया अपने आप को। तो सरकार को इस बार जो लक्ष्य हमारा 2047 का है और इस 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट में जब आप देखेंगे तो 100 दिन से बढ़ा के इन्होंने 125 दिन का किया है और उसमें आपने खुद अभी बताया कि प्रावधान है कि अगर रोजगार नहीं मिल पाता है, किसी कारण बाबत अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है तो उसकी भरपाई की जाएगी। मनरेगा में भी था, आपको याद होगा 15 दिन तक रोजगार अगर आपको नहीं मिलता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलते थे और 5 किलोमीटर के दायरे में मिलता था। भत्ते का प्रावधान था, बाहर आप जाके काम कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या कहते हैं आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलता था। जी बिल्कुल, ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलता था 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर जाते। तो कभी भी सर मैं ये बताना चाहूंगा कि 100% नहीं होता है, 100% जैसी एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज नहीं। एब्सोल्यूट केवल ईश्वर है, ईश्वर एब्सोल्यूट हो सकता है, हम लोग इंसान हैं, तो इंसान होने के नाते हमें गलत करनी, मुझे ऐसा लगता है गलती करने की हम लोगों को थोड़ी सी आजादी मिलना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरकार का जो इनिशिएटिव है खासतौर पे वीबीजी राम जी को, मुझे नहीं लगता पर्सनली अपने लेवल पे कि किसी भी लेवल पे ये गलत है, क्योंकि अगर आप इसकी योजना को देखेंगे तो 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन किया, यहाँ तक कि प्रतिदिन जो एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है वो उसको भी बढ़ाया गया। पहले ये 298.8 थी, अब इसको बढ़ा के 227.4 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे सरकार देखिए काम तो कर रही है। अलग अलग स्टेट में तो ये दर और भी ज्यादा है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लोकेश जी मैं आऊंगा आपके पास, सरपंच जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, मैं आता हूं लोकेश जी आपके पास।
माया विश्वकर्मा भी हमारे साथ हैं, सरपंच जी, जरा उनसे भी समझ लेते हैं। माया जी, चूंकि सरपंच हैं आप, मनरेगा की क्या स्थिति थी वो भी आपको बखूबी पता है। अभी ये जो नई योजना आई वीबी जी राम जी, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ये भी बखूबी आप जानती हैं। क्या लगता है आप दोनों योजनाओं में से बेहतर कौन सी हो सकती है? सभी को नमस्कार। देखिए, अभी जो लोकेश जी ने जितना भी एक आउटलाइन बताया वो किताबी ज्ञान से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फ्रेम किया गया है। एक अदम गौंडवी की वो है कि यहाँ किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं, ये वो जो इस तरह की जो कविता है वो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर। जी, बिल्कुल वैसा ही है कि जो भी योजनाएं हैं, जब हम ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं तो हमारे अलग चैलेंजेस होते हैं। अब उन चैलेंजेस में से मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि जैसे यदि हम महंगाई की तुलना करें कि अभी हमने जितने समय में जो महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से जी राम जी और ये जो अभी जो पुरानी जो मनरेगा है उसमें कितना इजाफा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कम है। तो मजदूरों की मैं बात करूं कि ये सर्टनली मतलब इसमें कुछ सुधार होंगे, क्योंकि हम जैसे पंचायत लेवल पे काम करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि जो मजदूर मिलते हैं उनको दोनों समय उनका जो फिंगरप्रिंट्स अभी जो लगने लगे हैं उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ उपलब्ध है या नहीं है, उनका मन है कि नहीं है इतनी कम मजदूरी में। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ग्रामीण स्तर में खास तौर से जहाँ पर खेती होती है, खेती मतलब एक तरह से जो 3-4 फसलें साल में ली जाती है, वहाँ पर मजदूर मिलना ही इतना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको कहीं ज़्यादा पैसे जो हैं वो किसान दे रहे होते हैं, मतलब 500-600 रुपये पर डे का उनको वहाँ मिल रहा होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि 100 दिन, जैसे अभी किसी ने बताया कि पहले तो 100 दिन के लिए ही नहीं मिलते थे, अभी 125 दिन के लिए लेकिन कैसे माया जी मैं बहुत निवेदन के साथ बीच में टोक रहा हूं, लेकिन इसका भी तो प्रावधान है। करीब 60 दिन का जो है वो अतिरिक्त समय दिया जा रहा है कि खेती किसानी के दौरान भी जब लेबर्स को जरूरत होती है तो उस दौरान क्लैशेस ना हो, मतलब कि जो लेबर हैं वो खेती किसानी में भी अपना वक्त दे सकें। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मजदूर जो हैं वो स्वतंत्र हैं काम करने को। हम उन्हें पंचायत में भी विवश नहीं कर सकते और उनको खेती में भी विवश नहीं कर सकते, तो बिल्कुल वो हैं। तो इसका मतलब अभी आने वाले इसमें सुधार ये है कि चलिए सारी चीज़ें यदि ट्रांसपेरेंट होती हैं, क्योंकि आजकल हर मजदूर चाहता है कि मैं सुबह काम करूं तो मुझे शाम को पैसे चाहिए, और आप सबको भी पता होगा कि वो पैसे शाम को किस लिए चाहिए, क्योंकि कई मजदूरों की मतलब जो एक तरह से जैसे हम कह रहे हैं कि जहाँ महंगाई बढ़ रही है वहाँ कहीं ना कहीं जो नशे का पेनिट्रेशन भी गांव में गलत आदतों की तरफ आप इशारा कर रही हैं। तो बिल्कुल गलत आदतें, क्योंकि मजदूर का आधे से ज्यादा पैसा जो है कहीं ना कहीं इन चीजों में जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम मजदूर रखते भी हैं और उन्हें तुरंत यदि हम भुगतान नहीं करते तो मजदूर हमारे पंचायत में आने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको तुरंत भुगतान चाहिए। और मनरेगा में जब भी हम ये सब काम में योजना में वो लेते हैं तो उन्हें कुछ समय का वक्त लगता है, कभी पोर्टल खराब होता है, कभी ओटीपी नहीं आता है, कभी बहुत। लेकिन माया जी अब तो ये नई वाली योजना में ये तो प्रावधान आ गया है ना कि हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान करना होगा, और अगर भुगतान नहीं करते हैं तो अतिरिक्त पैसा भी देना होगा, अधिकारी भी जवाबदेह होंगे। बिल्कुल, वो देखिए सभी चीजों में है। यदि हम अभी ऐसे वेंडर का भुगतान करते हैं तो भी है कि हम तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कितनी मशक्कत हमें होती है कि कितने समय तक पोर्टल ही डाउन रहते। यदि ये कर्मचारी हमारे सचिव जीआरएस इनको इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि जिस समय वो भुगतान कर रहे होते हैं तो कई बार तो ग्रामीण क्षेत्रों में कभी इंटरनेट की समस्या है, कभी पोर्टल की समस्या है, कभी भुगतान की समस्या है, ये सब समस्याएं आती। तो इनको ये जो समस्याएं हैं इनसे मजदूरों को कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए तुरंत। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अभी ये जो नई योजना है इसमें सरकार जो है ये स्कीम के साथ साथ पोर्टल को भी मजबूत करे, उसको भी उस पर भी इतना अच्छा इन्वेस्ट करे कि वो कभी हैंग ना हो, कभी क्रैश ना हो, कभी जो वर्किंग टाइम है जिस समय हम लोग 10 बजे से 5 बजे समय होता है देखिए उसमें भी काम कर। माया जी, जिस तरीके से हमारा देश डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है
उसको देखते हुए जो दूरांचल क्षेत्र हैं वहां पर भी नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, नो डाउट। एक बात देवेंद्र जी अभी कह रहे थे कि वो बात मैं लोकेंद्र जी से भी डिस्कस कर रहा था कि 100 दिन का तो रोजगार दे नहीं पा रहे थे, अभी 125 दिन का प्रावधान कर दिया गया है। प्रतिदिन जो भुगतान था उसकी दर को भी बढ़ा दिया गया है, जबकि पिछले बार रिकॉर्ड्स में अगर हम देखें तो उस दौरान भी ऐसी स्थिति बन जा रही थी कि कभी पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है, कभी गड़बड़ी आ जा रही हैं, कई बार भुगतान ज़्यादा हो जा रहा है, किसी और के नाम पर हो जा रहा है। तो ये अनियमितताएं अक्सर देखने को मिल रही थी। अभी ये जो नई योजना सरकार लेकर आई है, आपको उम्मीद है कि पिछली वाली से तो बेहतर होगी? माया जी। जी बिल्कुल, मतलब मैं भी ऐसे ही आशा करती हूँ कि ये जो नई योजनाएं हैं, सबसे पहले तो एक और मैं चैलेंजेस बता देती हूँ पंचायतों के, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं बिजली और कनेक्टिविटी से जुड़ी होती है। कि मैं बात करूं कि अत्यधिक जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पे बिजली की भी समस्या है, क्योंकि हमारे जैसे पंचायत के ग्रामीण अंचलों में जब बिजली नहीं पहुंचेगी तो इंटरनेट कहाँ से होंगे। आज भी आप कई पंचायतों में देखेंगे जहाँ पर इंटरनेट भी सुचारू रूप से वाईफाई नहीं लग पाए हैं। आप देखिएगा काफी सारे ऐसे पंचायत हैं, कई पंचायतें कई समय तक खुली भी नहीं रहती। तो इसकी जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं मजदूरों के भुगतान पर ही असर पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक ये सारी चीजें नियमित नहीं होंगी, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आने वाली ये जो योजना है मुझे लगता है कि इसमें यदि मजदूर अच्छे से काम करें, उनको समय पे भुगतान हो, और उसके साथ साथ जो हमारे जीआरएस और जो सचिव जो है उनको भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए इस नई योजना की, तो मुझे लगता है ये काफी सार्थक होगी। चलिए ठीक है, आऊंगा मैं वापस से आपके पास। कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन जी। पवन जी, आपका ही रुख करता हूं मैं। सबसे पहले सर आपकी प्रतिक्रिया, वीबी जी राम जी का विरोध क्यों? ऋषभ जी देखिए, मनरेगा अपने आप में एक परिपक्व योजना है, एक पूरी तरीके से लैस योजना थी जिसको बहुत पॉलिशिंग करके बनाया गया था और लोगों तक उसको पर्कुलेट करने की पूरी ताकत लगाई गई थी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, लोगों तक जाने का, मजदूरों को दिहाड़ी देने का एक बहुत ही पुख्ता ऐसी ये योजना बनाकर इसको लॉन्च किया गया था और ये अपने आप में पर्कुलेट होती गई, कई हद तक लोगों तक पहुंची। जैसे अभी कहा गया है कि कई बार हमारे मनरेगा का विरोध जो कांग्रेस ने बनाया था, ये अननेसेसरी विरोधी पक्ष करती रही कि नहीं इससे लोग सुस्त हो रहे हैं, इससे लोग ज्यादा ये नहीं हो रहे, इससे बाकी सारी घटनाएं घट रही है उनको। जैसे अभी माया जी ने बताया कि उनको कुछ शौक लग जा रहे हैं, जैसे कि भाई अगर वो मजदूरी करते तो शाम में जाकर उसका मिसयूज कर रहे हैं। इस तरीके की सब चीजें आरोप कांग्रेस पर किए गए थे। मगर मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताता हूं कि जो मनरेगा योजना है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्लान करके बनाई गई हुई योजना थी, जो लोगों तक दिहाड़ी पहुंचाने का काम करती थी और रोजगार के लिए बनाई गई। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसी योजना को अपग्रेड किया, अपग्रेड करने की कोशिश की, उसमें सिर्फ दिन बढ़ा दिए, दिन बढ़ाकर उसमें जो दिहाड़ी थी उसका इन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया। मुझे बताइए कि नाम बदलने की कोई जरूरत थी क्या उसकी? वो तो कई सालों से चलते आ रही थी ना। लेकिन एक अपने व्यक्ति का नाम दे देना और उस योजना को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके फिर से लोगों के सामने देना। अभी देवेंद्र जी भी बता रहे थे 100 दिन का रोजगार देना मुश्किल जा रहा है, वहां पर इन्होंने 125 दिन का डाल दिया है। फाइनेंस इतना डिफिकल्ट टास्क है पूरे इंडिया में राइट नाउ। आपको बोलता हूं, हर योजना जो डिक्लेयर कर दी जाती है, चाहे अलग अलग राज्यों में लाडली बहन की योजना हो, जहां पर कोई इस तरीके की अलग अलग योजनाएं जो उन्होंने डिक्लेयर की, ये डिक्लेयर तो करते जा रहे हैं लेकिन उसका लाभ लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। डिक्लेयर कर कर लोगों का मन रिझाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मगर उस योजना को फंड्स कहां से आएगा, उस योजना के अंदर का फाइनेंस कैसा जनरेट होगा, लोगों तक उसको कब पहुंचाएंगे। अभी यहां पर सरपंच माया जी ने बोला है कि डिजिटलाइजेशन में गांव खेड़ों तक के इंटरनेट ठीक से पहुंच नहीं पाया है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि हर ग्रामीण को डिजिटलाइज करे, वहां तक बिजली की सुविधा पहुंचाए। गांव गांव में बिजली पहुंची है, लेकिन उसको मेंटेन करना, बिजली कंटिन्यूअसली देना,
ये भी तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ग्रामीण में बिजली काट रहे हैं, शहरों को आप बिजली एक्सेस दे रहे हैं। नो डाउट शहरों को भी बिजली लगती है, लेकिन ग्रामीण के लोगों को पानी भरने का प्रॉब्लम है, उनकी मोटर चलाने का प्रॉब्लम है। आप इमेजिन करो वहां की लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो गई है ग्रामीण की कि कॉम्प्लिकेशन वहां पे होते जा रहे हैं। और अब ऐसे योजनाओं का राम जी के नाम के ऊपर एक योजना उन्होंने दे दी है और उन्होंने बोला है कि भाई मनरेगा से हटके अब हम इसको अपग्रेड करके दे रहे हैं। ठीक है पवन जी, लेकिन इसे कहां से लाएंगे तकलीफ आप? किस बात की है? तकलीफ किस बात की है? इस बात की पैसा ही नहीं है इनके पास उसमें में। योजना मैं आपको बताता हूं, पवन जी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ योजनाएं डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, फाइनेंस कहां से लाएगी? पवन जी फाइनेंस कहां से लाएगी? इस सवाल का जवाब अभी ले लेंगे हम कुशल जी से कि फाइनेंस फंड की व्यवस्था कहां से होगी, राज्य सरकार पर जो अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है 10% से 40% का, वो मैनेज कैसे होगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं पवन जी, सुनिए तो पहले सरकार दे नहीं पा रही पवन जी, अब 40% कैसे देगी? ये सवाल का जवाब अभी कुशल जी से लेते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है किस बात की? योजना में परिवर्तन किया गया है, रोजगार का, दिनों का, प्रतिदिन वृद्धि का, इस बात का, या फिर नाम बदल दिया गया है, इस बात की तकलीफ? नहीं ऋषभ जी, आपको बोलता हूं ना, फुलफिलमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है सिर्फ कांग्रेस की दी हुई योजनाओं को हटाना या उनके नाम बदलने। योजना वही रहेगी, आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए। कांग्रेस ने जो योजनाएं लाई थी वो परिपक्व योजनाएं हैं, बहुत विचार पूर्वक लाई हुई योजना है। योजना वही रहेगी, सिर्फ ये इनका नाम अपग्रेड कर लेंगे, ये उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और बोलेंगे कि हमने लाया है। ये इनका गलत है। आप जो योजना 20 सालों से भी ज्यादा चल रही है उसको आप चलने दीजिए ना, अच्छी है ना, लोगों तक जाने दीजिए। आप नया कुछ लाइए, दीजिए आप नया कुछ लाकर, लेकिन जो अच्छी चल रही है, राजीव गांधी जीवनदायी योजना बंद, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से उन्होंने भी नए उसको ही अपग्रेड करके डाला है। अभी ये मनरेगा को देखो आप चेंज कर दिया, इमीडिएटली अपग्रेड करके दूसरे नाम से डाल रहे हैं। ऐसे कई हजारों ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने बहुत सॉलिड योजना विचार पूर्वक मंथन करके लेकर आई थी और एक सक्सेसफुल रहा है। अपग्रेड करने में देश को उसका महत्व रहा है। उनको सबको धीरे धीरे पीछे करो, कोई रीजन नहीं रहते हुए, और अपने नए फंडे सिर्फ नाम बदल कर वही योजनाओं को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसको प्रेजेंट करो और अपने नाम से उसको फिर से प्रचार करो। ये जो हो रहा है ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और फंड्स मैनेजमेंट नहीं है इनके पास, आप देख लीजिए, फंड्स मैनेजमेंट नहीं है। के साथ बढ़ जाता हूं कुशल जी की तरफ। कुशल जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं पवन जी कि आप लोगों ने योजना तो लॉन्च कर दी, 125 दिन की गारंटी तो आप लोग दे रहे हैं, दरों को तो आप लोगों ने बढ़ा दिया, और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान की गारंटी भी आप दे रहे हैं। अब राज्य में 40% का प्रावधान भी करवा दिया, लेकिन ये मैनेज कैसे होगा? कुशल जी अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कुछ तकनीकी समस्या, बहुत जल्दी उनसे जुड़ेंगे, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार हैं लोकेश जी, उनसे समझते हैं। सर, ये फंड का प्रॉब्लम हो सकता है क्या? सरकार दावा कर रही है, सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, ना पैसे की राज्य सरकारों के पास कमी है, लेकिन 10% के भुगतान में भी राज्य सरकारों को सोचना पड़ जा रहा था। अब तो 40% का भुगतान करना होगा, 40-60 का रेशियो तय कर दिया गया है, तो फंड की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि पवन जी कह रहे हैं। देखिए सर, मैं बहुत साधारण शब्द में पहले पवन जी का जवाब देना चाहूंगा, और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर फंड की प्रॉब्लम है ना, और पहले 90:10 का रेशियो था, अभी 60-40 का हो गया है, तो आप भी जानते हैं कि वर्तमान में बीजेपी की स्थिति क्या है राज्यों में, ठीक है। मोर देन 50% स्टेट उन्हीं के पास में है, तो राज्य सरकारें तो उन्हीं की हैं, तो बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन किस पे आने वाला है? बीजेपी गवर्नमेंट पे आने वाला है। मैं बोलने के पहले ही बता दूं, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, मैं हाल फिलहाल में स्थिति क्लियर कर रहा हूँ, नंबर 1 चीज। दूसरा कि पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, आप सभी लोग बहुत सीनियर हैं, मैं आपको नहीं लेकिन हमारी जनता को समझाना चाह रहा हूँ, जनता हमारी भोली भाली है। होता क्या है कि जब किसी योजना को लाया जाता है सदन के पटल पे, खासतौर पर लोकसभा में, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री बिल होते हैं, और उसके अंदर क्या होती है? डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है। मैं खुद लोकसभा में कार्यरत था, मैंने वहां काम किया है और अंदर काम किया, तो मैं बता पा रहा हूँ। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स आती है, उसके बाद में उसके ऊपर क्या होता है? पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद में वो डीआरएससी में जाता है, जो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे हम लोग काम करते थे। फिर कट मोशन से वो सारे के सारे बिल पास होते हैं, और आखिरी में आता है फाइनेंस बिल, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में दिया हुआ है।
और उसको पास होने के बाद में पैसा जिस मिनिस्ट्री के पास में गया है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सरकार ने रात में सोचा कि हम एक काम करते हैं, योजना बनाते हैं, मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी कर देते हैं, 100 दिन की जगह 125 दिन का कर देते हैं, और जो पैसा है वो इतना मिल रहा था उसको बढ़ा के 375 327 रुपए कर देते हैं। अब पैसा कहां से आएगा? ऐसा नहीं होता है। जब हम भी इकोनॉमिस्ट ऐसे काम करते हैं तो पहले देखते हैं फंड एलोकेशन कितना है हमारे पास में, और फंड एलोकेशन के आधार पे क्या किया था, योजनाओं को बनाया जाता है। तो आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए कि पैसा है नहीं है। अगर पैसा एलोकेट नहीं हुआ होगा तो इतने बड़े अमाउंट में आप कह सकते हो पैसा पहली बात तो आया नहीं है, तो इतनी बड़ी योजना बनेगी। नंबर एक चीज तो पैसा कहां से आएगा ये मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा, माया जी मुझे बता रहे थे, मैंने माया जी को भी सुना, बस मैं थोड़ा सा उनका भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए क्या है कि ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में मैंने जाके काम नहीं किया है। हाँ, मेरी जो पीएचडी है उसमें मैंने जरूर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के साथ में काम किया, उनको समझा। तो उनका ये बोलना था कि जो ये योजना है उसमें पैसा बहुत कम है। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि सरकार जो पैसा लेके आ रही है अभी वर्तमान में 58.1% लोग जो हैं वो मनरेगा में या अभी वीबीजी रामजी में एनरोल्ड है। ठीक है, 140 करोड़ 150 करोड़ की हमारी जनसंख्या, आप आधा कर लीजिए, लगभग 75,000 करोड़ होता है। अगर 75,000 करोड़ को पहले हम लोग कितना अमाउंट दे रहे थे? पहले हम लोग दे रहे थे लगभग 300 रुपए पकड़ लीजिए इसको आप। अभी हम लोग दे रहे हैं 327 रुपए, तो 330 रुपए पकड़ लीजिए। अगर 1 रुपए भी बढ़ाया जाता है तो इसका फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर आता है? सरकार के ऊपर आता है। नंबर एक चीज। दूसरा कि 327.4 ये फिक्स नहीं है, आपने खुद बताया अपनी रिपोर्ट में कि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा ये। कई स्टेटों में बताते कि हरियाणा पंजाब जैसे स्टेट में 400 रुपए भी है। तो बिल्कुल सही बात है बिल्कुल कि 400 रुपए में या 500 रुपए में कोई काम नहीं करेगा, उनके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन बार्गेनिंग पावर, मनरेगा भी जो लाया गया था वो बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए लाया गया था किसानों की। आप पढ़ लीजिएगा डॉक्यूमेंट को, उसमें ये था कि किसानों का आपके मजदूरों के पास में एक ऑप्शन रहेगा कि अच्छा 500 रुपए आप दे रहे हो, ठीक है, मुझे 500 रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी चाहिए। तो हर जो मजदूर है वो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा है कि उसको 500 रुपए आज मिल रहा है, हो सकता है सप्ताह भर तक मिले, लेकिन 100 दिन तक कोई भी ठेकेदार उनको 500 रुपए नहीं देगा। ठीक है, सरकार यहाँ कह रही है कि हम 100 दिन तक देंगे, और ये वीबीजी रामजी योजना वो कह रही है कि रोजगार की 125 दिन तक गारंटी देंगे। यही फर्क है उसमें। ठीक है, पैसा मिलेगा, ठीक है नहीं लोकेश, मिलेगा, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई जनता गारंटी तक। देती। अब अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे, बस एक मिनट सर, ऐसे कंपेयर करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं आपका सैलरी कम होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि व्यक्ति जो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है। गवर्नमेंट जॉब आदमी इसलिए करता है जॉब सिक्योरिटी के लिए। मनरेगा वीबीजी रामजी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, रोजगार की लेकिन वो एक गारंटी employment मुख्य उद्देश्य। guarantee ठीक हमको है, इसको समझना होगा। और वो ठीक है bargaining लोकेश जी, power बढ़ाती है आपकी बात पहुंच गई। किसानों। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, सुमन जी, उन्हें भी बहुत निवेदन के साथ मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूं। माफ कीजिएगा सुमन जी, थोड़ी सी देरी हो गई आपके पास पहुंचने में, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं सुमन जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, मनरेगा बेस्ट या जी राम जी योजना बेस्ट, आपकी नजर में क्या? सुमन जी, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। हमारी आवाज? जी सर, सुन पा रहे हैं। हेलो, प्लीज सर बोलिए। जो 20 साल पुराना मनरेगा था उसका नया नामकरण करके बीबीजी रामजी कर दिया गया। महात्मा गांधी को हटाकर भगवान राम ले आए। इस पर दो राय हो सकती है लोगों की, लेकिन इसका फायदा गांव में कितना होना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये ठीक है कि देखो 3 लाख पंचायतें हमारी हैं पूरे देश में, और इस नई योजना में जिस तरह से इन्होंने 100 दिनों के बजाय 125 दिन किए हैं मजदूरी के, और 300 रुपए न्यूनतम मजदूरी भी करी है, इसका फायदा मिलेगा। लेकिन राज्यों पर जिस तरह से बोझ डाला है 40% का, उसके बाद लगता है कि इसको लागू होने में बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली है। केंद्र शासित प्रदेश को 75% देगी सरकार और 25 केंद्र को देना पड़ेगा, केंद्र शासित प्रदेश को देना पड़ेगा। कुछ राज्यों को 90 और 10 का अनुपात में रखा गया है, लेकिन ज्यादातर राज्य जो हैं वो 60 और 40 में रखे गए हैं। 40% खर्चा निकालना राज्य सरकारों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। ज्यादातर राज्य इस समय लाखों करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं। तमिलनाडु के ऊपर 9.6 से ऊपर 8.1 करोड़ का कर्जा है, 1 लाख करोड़ कर्जा है। बंगाल के ऊपर 7.1 लाख करोड़ का कर्जा है। अब देखो पंजाब है, छोटा सा राज्य हमारे, उसके ऊपर 4.47 लाख करोड़ कर्जा है। अब जब 40% देना पड़ेगा उनको, तो उनकी जो योजनाएं चल रही है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। और खास तौर पर जो रेवड़ियां बांट रहे हैं वो लोग, अभी देखो पंजाब है, पंजाब में चुनाव फरवरी 27 में होना है।
अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है रेवड़ी की, अभी से लागू भी कर दिए कि वे हर सरपंच को 10,000 रुपये महीना मिलेगा, हर महीना महिला को 1,000 रुपये महीना मिलेगा, हर गरीब महिला को 1,500 रुपये महीने मिलेंगे। अब ये जो पैसा सारा का सारा तो आप रेवड़ियां बांटने में खर्च कर रहे हो, उस पर लगा दोगे। तो अभी सुमन जी अभी पवन जी जो कह रहे थे कि आपने रोजगार की गारंटी तो दे दी, फंड कहां से लाएंगे? तो बड़ा सवाल अभी वीबी जी राम जी में यही उठेगा। सवाल तो ना, फंड आएगा कहां से इनके पास? सारे तो कर्ज में डूबे हुए हैं, या तो कर्ज लेंगे फिर, और भाई जिनका 9 करोड़ का 9 लाख करोड़ का कर्जा है वो 15-12 करोड़ का हो जाएगा। कर्जा लेते रहें और इसको जी राम जी पे अपना खर्चा करते रहें। देखो किसी राज्य के पास भी इस समय इतना पैसा नहीं है कि 40% वो इनको दे सके। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि राज्यों के पास आय के साधन कम होते जा रहे हैं। कोई महिलाओं, देखो कई राज्य हैं, महाराष्ट्र, सुमन जी आपका ऑडियो ब्रेक हो गया है, कुछ नेटवर्क का इशू है। सुमन जी सुन पा रहे? लगता है नेटवर्क का कुछ इशू है। सुमन जी मैं आऊंगा वापस से आपके पास। देवेंद्र जी का मैं रुक कर लेता हूं। देवेंद्र जी अभी सुमन जी कह रहे थे कि बात वही उन्होंने भी कही कि अभी रोजगार की गारंटी तो आप दे दे रहे हैं, लेकिन फंड का क्या? और जो राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ डाला है 40% का, किसी स्टेट में 10% है, किसी स्टेट में 15-25% है। अभी कुछ स्टेट में इससे पहले मनरेगा में 10% था, वो तो वहन हो नहीं पा रहा था, उसका जुगाड़ तो बमुश्किल हो पा रहा था। अभी 40% या तो फिर अतिरिक्त लोन, अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा। धन्यवाद सोलंकी जी। शायद आ गए हैं, थोड़ा इनसे बात कर लीजिए पहले सुमन जी से। सुमन जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सुमन जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं बहुत जल्दी आपके पास आ रहा हूँ, तकनीकी समस्या है कुछ, दुरुस्त करके बहुत जल्दी आ रहा हूँ। देवेंद्र जी अपनी बात रखिए। जी सभी पैनलिस्ट जानते हैं मध्य प्रदेश में अभी जायद की फसल एक मूंग की होती है। मूंग की फसल को जितना आपने पैदा किया उसका 25% सरकार ले रही है। इसका कोई कारण बता सकता है क्या पैनलिस्ट की क्यों ले रही है कम? केवल एक ही कारण है कि राशि नहीं है। जब बनी तैयार मूंग को लेने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, उसका 25% ले रही है। 100 बोरा पैदा करने वाले 25 बोरा लेंगी, 50 बोरे वाले से 12.5 ही लेंगी, तो बाकी 37 उसको बाजार में ही बेचना है। बहुत असमंजस में है किसान। ये बहुत बड़ा वर्ग है। उसी किसानों में से कुछ मजदूर वर्ग आएंगे। मजदूर भी कई छोटे छोटे उसमें मजदूरी में काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ये उदाहरण है कि जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें, जब मूंग खरीदने के पैसा सरकार के पास नहीं है तो ये 40% 10% से बढ़ा के 40 किया है। इसका पैसे कहाँ से लाएंगे? सरकार ही बता पाएगी या केंद्र सरकार जो योजना लागू कर रही है वही बता पा रही है। दूसरी बात बताऊं, मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों के पैसे नहीं मिले। मनरेगा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ही पैसे कई महीनों से लटके पड़े हैं। मजदूर का तो है ही, जो चलाने वाले कर्मचारी हैं उनको भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हम लोगों को, तो मैंने पहले भी बोला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे मैनेज करेगी। सरकार के पास कोई गुप्त योजना होगी, जैसा भाई साहब कह रहे थे लोकेश जी की सरकार पहले प्रावधान करती है, और अगर किया होगा वो करेगी तो बहुत बेहतर, अच्छी बात है। और वरना राज्यों के भरोसे तो ये योजना नहीं चल पाई, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। इस बात में भी तो कोई दो राय नहीं है कि जब ये योजना का सिनॉप्सिस बनाया गया होगा, एक खाका तैयार किया गया होगा, तो सबसे पहले फंड की व्यवस्था होगी कैसे, इस बारे में भी सोचा गया होगा। ये तो मुख्य की पॉइंट है, और सरकार ने इसके बारे में सोच के इसका प्रावधान करके, इसकी व्यवस्था करके ही योजना लागू की गई होगी। सुमन जी कुछ कह रहे थे, सर अपनी बात रखिए। बहुत अच्छी बात है, सोचा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को अभी इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है, इसलिए अपन ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है सुमन जी, आपका माइक फिर से म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट कीजिए। सरकार ने जो है 60% कहां से आएगा इसकी थी उसने बना ली होगी, लेकिन राज्य का 40% कहां से बनाएंगे इसका भी तो इंतजाम करे वो। अगर राज्य 40% नहीं दे पाए तो भुगतान कैसे होगा? और इस समय मैक्सिमम राज्यों की स्थिति ये है, उपाध्याय जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद नहीं हो पा रही है और पैसा नहीं सरकार के पास। और आप देख लेना कि आने वाले समय में मैक्सिमम राज्यों में हालात बनने वाले हैं। भाई कर्जा कितना लोगे?
9 10 लाख करोड़ का कर्जा तो चढ़ा हुआ आपके ऊपर, अब 40% और दोगे आप, ये कहाँ चुकाओगे कर्जा आप इतना? या तो कर्जा लेते रहो और बांटते रहो, ये अगर योजना है फिर तो ठीक है, नहीं तो सरकार को 40% का इंतजाम करना पड़ेगा। राज्यों की बस की बात नहीं, आप देख लेना ये कुछ महीनों के बाद, कुछ 1-2 साल के बाद इस योजना में बड़ी दिक्कत आने वाली है। राज्य सरकार पैसा नहीं दे पाएंगे। चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, वहां रेवड़ियां बांटने पैसे लगाने उन्होंने क्या लेना इस मतलब से? रेवड़ियां बांटे के दबा के, उन्हें पता सरकार तभी आएगी जब रेवड़ियां बांटनी है और उस पर पैसा खर्च, सारा पैसा उस पर लगा दे। तो ये एक बड़ी दिक्कत आने वाली है सरकार के सामने। इसका केंद्र सरकार को अभी से नोटिस लेना चाहिए। और अगर समझती केंद्र सरकार कि राज्य पर दबाव डालेंगे या उनके जीएसटी के पैसे आते वहां से काट के हम अपना 40% वहां से एडजस्ट करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार को नए सिरे से एक बार इस सारी योजना पर विचार करना पड़ेगा, अन्यथा ये योजना सिर्फ कागजों में रह जाएगी। मनरेगा योजना में भी काफी दिक्कतें रही। अभी बता रहे थे उपाध्याय जी कि जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको पैसे नहीं मिले, वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे इस योजना के लिए। ठीक है, तो ये दिक्कतें आने वाली है। अच्छा सुमन जी, ये तो बात हो गई फंड की। अब जरा फर्क की बात कर लेते हैं। फर्क 100 दिन और 125 दिन का प्रतिदिन भुगतान का, रोजगार की गारंटी का ही है, या फिर कोई और बड़ा फर्क आपको दिखाई देता है मनरेगा और वीबीजी रामजी योजना में? नहीं, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। मुझे लग रहा है 100 दिन भी अगर सरकार दे पाती है तो सरकार की बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। और ना फर्क सिर्फ ये लगा मुझे इसमें कि महात्मा गांधी को हटा के भगवान राम को ले आए हैं, ये अच्छा सोच है उनकी। चलो भगवान राम तो अच्छी बात है, लेकिन महात्मा गांधी को हटाना भी अच्छी बात नहीं है, मेरी सोच है। चलिए ठीक है, अब जल्दी से लास्ट कमेंट मैं ले लेता हूं, ज्यादा वक्त नहीं बचा। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपसे 20 सेकंड में लास्ट कमेंट। जी, क्या कुछ पूछ रहे हैं आप? जी सर, 20 सेकंड में मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं सर आपसे। मेरा तो बस यही कमेंट है कि हमारा कर्मचारी होने के नाते हम लोगों की चिंता यही है, फंड की पहली चिंता है, फंड कहां से आएगा। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारें फंड को मैनेज कर पाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। फंड कहां से आएगा, ये अभी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। माया जी क्या कहेंगी, फंड की समस्या या फिर और कोई प्रावधान या बदलाव करने की जरूरत है सरकार को नई योजना में? देखिए, योजना के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं, जो जीआरएस और सचिव होते हैं, मेरी पंचायत में मैंने कई बार देखा है कि उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिलती है जीआरएस को। अब आप ये देखिए कि परिवार वो कैसे चलाएंगे, उनके भी बाल बच्चे हैं, वो कब तक अपना गुजारा करेंगे। अभी उनकी मात्र तनख्वाह जो है 18,000 प्रति माह हुई है, जो पिछले चुनाव में बढ़ा के उसके पहले उनको 9,000 मिलता था। अब इतनी कम राशि में जीआरएस पूरी इस योजना को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जब उनकी ही सैलरी नहीं मिल रही है तो मजदूरों की सैलरी कैसे आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा ये है कि जो जिन सरकारों में, जैसे लोकेश जी ने कहा कि 50% राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, वहां राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर कर लेंगे। अब आप ये देखिए कि जहां पे ये सरकारें मैच नहीं करती हैं, वहां पे इस योजना का क्या होगा। और अननेसेसरी ये जो बर्डन बढ़ रहा है, जो सारी योजनाओं में देखती हूँ कि लाडली बहना जो चल रही है, उसका ज्यादातर जो पैसा है, जो राशि है, वो सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कुछ कॉजेज हैं। तो ये सब चीजों में मुझे लगता है कि ये सब फ्री जो योजनाएं हैं वो करने की बजाय यदि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करें, फॉर एग्जाम्पल द एजुकेशन, हेल्थ और बाकी और भी चीजें कंस्ट्रक्टिव हैं, उनकी ओर ज्यादा यदि ध्यान दें तो मुझे लगता है कि हमारा गांव ज्यादा विकसित करेगा। क्योंकि एक तरफ यदि हम ये पैसा बढ़ा भी दें, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो वो भी मजदूरी बनेंगे आगे जाके। तो आप ये बताइए कि ये जो 47 का भारत है, आप कैसे इसको उज्जवल देखेंगे? किस प्रकार से आज जो सरकारी स्कूलों की हालत है गाँव में, वहां पर किस तरह से ये लोग इतना खर्चे में प्राइवेट स्कूल फीस देंगे? ठीक है, लास्ट कमेंट लोकेश जी। लोकेश जी, सुमन जी कह रहे थे पूरा पैसा तो फ्री बीज योजनाओं में सरकार लगा दे रही है, फंड की समस्या तो होनी है। 1-2 साल बाद ऐसा ना हो कि ये जो योजना है ठंडे बस्ते में चली जाए। लास्ट कमेंट।
देखिए, मैं सुमन जी नहीं, मैं सभी पैनलिस्ट के लिए और जनता के लिए कहूंगा कि देखिए, अपोजिशन का काम है अपोज करना, वो उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन अपोज करने के लिए अपोज नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार की योजना आती है तो उसमें कमियां होंगी, है ना, निश्चित रूप से हो सकता है भविष्य में इसमें भी कमियां निकलें। लेकिन हमारा दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व ये बनता है कि जब कोई योजना आई है तो उसका हम तहे दिल से क्या करें, स्वागत करें, है ना। दूसरा कि क्या इसमें ये चीजें हटा के उन्होंने सही किया, 60-40 का जो ये कह रहे थे, तो मैं सभी से कहूंगा, देखिए मैं तो अभी पिता नहीं बना हूं, आप में से बहुत सारे लोग पिता हैं। अपने बच्चों की जो ग्रूमिंग है, या मेरे पिता ने भी मेरी ग्रूमिंग कैसे की, एक समय तक मुझे पैसा दिया और उसके बाद में बोला कि भाई आप अब अपना देखो। उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया। तो यहाँ पे राज्य जो ऑलरेडी डिपेंडेंट है उनके ऊपर, अगर सरकार कह रही है कि भाई 60 हम दे रहे हैं, 40 तुम करो, तो उससे कंपटीशन अच्छा ही बनेगा। तो मेरा तो ये मानना, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, है ना, और मैं ये कहूंगा कि हाँ कमियां होंगी इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं एब्सोल्यूट योजना है ये भी, लेकिन भविष्य में अगर कमियां आती हैं तो उसको हम सुधार के आगे बढ़ेंगे। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, कि हमने जो सपना देखा है मिलके, भारत को हम लोग 2047 तक जो है एक विकसित भारत के रूप में देखें। चलिए ठीक है, पवन जी लास्ट कमेंट। देखिए, खोखले वादे, खोखली बातें, और कुछ दिन के बाद में इन्हीं के बीजेपी के नेताएं खड़े रह के बोलेंगे ये तो चुनाव जीतने का जुमला था। ये बाद में बता देंगे, जैसे अमित शाह जी ने 15 लाख की बात को झुटलाया नहीं जा सकता है, देश को झूठ बोला गया और अब बोला जा रहा है कि ये तो जुमला था। मुझे बताइए, सिर्फ नाम बदलना, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना और फाइनेंस का कोई प्रोविजन नहीं करना। भारत की आत्मा ये ग्रामीण में बसती है, और ये इंदिरा जी भी कहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते थे, ये राजीव गांधी जी भी कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो ग्रामीण में है। तो जब भी हम कोई योजना के ऊपर काम करें, ग्रामीण को पूरी ताकत के साथ में ताकत देने की बात करें, उनके लिए फाइनेंस का प्रोविजन पहले करें। बातें बहुत बड़ी बड़ी है, 15 लाख दे देंगे, कांग्रेस ने 60 रुपए का पेट्रोल किया था, हम उसको आधा कर देंगे, लोगों के टैक्स माफ कर देंगे, जीएसटी ला लिया, दुनिया भर के झूठे वादे किए और देश को और खोखला कर दिया। हमें ये डर है कि ये जो फिर से इन्होंने वीवी राम जी योजना लाई, इसमें भी कहीं देश को ये खोखला ना कर दे। बस मैं यही आशा रखता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे कि ग्रामीण के लिए पैसों का अरेंजमेंट करे और महंगाई कम करे। ठीक है, अब पवन जी, दावा तो किया जा रहा है कि वीबी राम जी योजना ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन कितना सुदृढ़ साबित होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे वीबी राम जी योजना और विकसित भारत गारंटी की। अब गारंटी दी जा रही है इस योजना के जरिए कि भारत को विकसित किया जाएगा और 2047 तक भारत को विकसित देश से विकासशील देश बनाना है। इसको लेकर इसकी जो पगडंडी है वो गांव से होकर गुजर रही है, और इसलिए गांव को विकसित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये योजना गांव को विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन ये योजना लागू आज देश भर में हो गई है, इसको लेकर सवाल जो खड़े कर रहा है विपक्ष, इन सवालों का जवाब के सत्ता पक्ष दे रही है। और ये जो फंड की कहानी अभी निकलकर सामने आई कि फंड का अरेंजमेंट कैसे होगा, क्या सरकार ने पहले से ही इस योजना के लिए फंड का अरेंजमेंट करके रख लिया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।